गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका दयानंद ऑनलाइन क्लासेस में। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर, जो कि क्लास 12 का एक टॉपिक है और जिससे बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो वेक्टर पढ़ने के पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि वेक्टर्स क्या होते हैं, और वेक्टर्स के भी पहले कि वेक्टर आए कहाँ से। जैसे जब भी हम बात करते हैं किसी भी मेजरमेंट की, तो जब भी हम कोई भौतिक राशि की बात करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि उन्हें नापा जा सकता है। तो उन्हें नापने के दो तरीके होते हैं, एक तो उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो हमें पता हो, जिसे हम कहते हैं परिमाण, और एक उसकी हमें डायरेक्शन पता हो, जिसे हम कहते हैं दिशा। तो जो भौतिक राशियां होती हैं जिन्हें हम नापा जा सकता है उन्हें हम भौतिक राशियां कहते हैं, और ये दो प्रकार की होती हैं, एक होती है अदिश और एक होती है सदिश। अदिश भौतिक राशियां कौन सी होती हैं? जिनमें सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, जिनमें सिर्फ परिमाण की आवश्यकता हो, और सदिश जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता हो। अब परिमाण और परिमाण दिशा क्या होता है, एक बार उसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि एक कार है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो मैंने आपको इसमें ये बताया कि उस कार की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 20 किलोमीटर पर सेकेंड है, मतलब उसका जो वेग, उसका जो चाल है वो कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वो उसका परिमाण बता रहा है। लेकिन अगर मैं कहूं कि वो कार 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर दिशा में जा रही है, तो मैंने आपको एक डायरेक्शन दे दी कि वो उत्तर दिशा में जा रही है, उत्तर दिशा में जो भी सिटी, शहर जो भी पड़ता होगा वो उस तरफ जा रही है। तो यहाँ पे मैंने परिमाण और दिशा दोनों की बात की। अब जैसे बात करें, मैं कहूँ किसी आदमी की हाइट इतने सेंटीमीटर है, इस रोड की लंबाई इतने किलोमीटर है, तो मैंने किसकी बात की है, सिर्फ परिमाण की बात की है कि 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, या हाइट 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक बल है जिसे मैं उत्तर दिशा में लगा रही हूँ, एक बॉक्स रखा है जिसे मैंने उत्तर दिशा में धक्का दिया तो वो उस उत्तर दिशा की ओर खसक गया, तो मैंने यहाँ पे बल जो लगाया परिमाण, और जिस दिशा में खसकाया वो दिशा, उसकी बात कर ली। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनमें सिर्फ परिमाण चाहिए, परिमाण चाहिए, जैसे लंबाई, चौड़ाई, वजन, द्रव्यमान, उन सब में हम किसकी बात करते हैं, अदिश राशियों की। और ऐसी जिसमें हमें दिशा भी चाहिए, वेग, बल, त्वरण, इनमें हम बात करते हैं सदिश राशियों की। अब बात आती है अदिश राशि और सदिश राशि, जो कि हमें बिल्कुल क्लियर है। अब हम करेंगे सदिश राशि को किस प्रकार से ज्यामिति में निरूपित करते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, अगर हम एक रेखा लेते हैं, उसमें एक रेखाखंड ले लें पी क्यू, तो ये जो पी क्यू रेखाखंड की लंबाई है, ये तो हो गया इस सदिश का परिमाण, और ये पी क्यू, पी से क्यू की तरफ की जो इसकी दिशा है, ये इसकी हो गई दिशा। यानी कि वेक्टर ए को मैं पी क्यू वेक्टर के थ्रू लिख सकती हूँ, और ऊपर एक लाइन लगा दो या एरो बना दो, और इसका मतलब क्या होगा, इस पी क्यू का परिमाण तो ए वेक्टर की लंबाई है, जो भी है वो हो गया, और प्लस इसकी दिशा क्या होगी, पी से क्यू की तरफ। अगर मैंने पी क्यू लिखा है, इसका मतलब प्रारंभिक बिंदु पी है और अंतिम बिंदु क्यू है, हमें पी क्यू बोलना है, क्यू पी नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं घर से मार्केट गई और मार्केट से घर आई, दोनों अलग अलग बात हो गई, वैसे का वैसा वेक्टर में है कि हमने कहा पी से क्यू, तो पी क्यू डायरेक्शन बनेगी, और यहाँ पे डायरेक्शन का हमें विशेष ध्यान रखना है कि हम पी क्यू बोल रहे हैं तो डायरेक्शन ये वाली है, और अगर हम क्यू पी बोलते हैं तो डायरेक्शन ये वाली है, यानी विपरीत चिन्ह का फर्क पड़ जाएगा। परिमाण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भाई घर से जितनी दूरी मार्केट की है, मार्केट की उतनी दूरी घर से है, तो परिमाण में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन दिशा में फर्क पड़ गया है। इसलिए जब हम वेक्टर बनाएंगे तो हम इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे कि पी क्यू लिखा है, पी क्यू ही लिखा रहने दे। ठीक है, तो ये हो गया, हम इसको ज्यामिति में किस प्रकार निरूपित करते हैं, इतना जानना काफी है, क्योंकि इसके जो प्रश्न आते हैं वो डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और जो स्केलर मल्टीप्लीकेशन है उन पे आते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं कि इसका मापांक क्या होता है। तो मापांक क्या होता है, जो भी हमें वेक्टर दे रखा है उसका दिशा वाला पार्ट हटा दो, सिर्फ उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो उसका मापांक कहलाता है। और मापांक को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, मॉडुलस ए से। मापांक निकालने का तरीका हम आगे डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस में कि मापांक को हम कैसे निकालते हैं। फिलहाल हम देखेंगे कि मापांक को क्या कहते हैं, मॉडुलस ए, और इस प्रकार से इसको ब्रैकेट, इस दो लाइंस के बीच में रखा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मॉडुलस कहते हैं। ये होता है मापांक किसी भी वेक्टर का। ठीक है, अब हम आते हैं वेक्टर के टाइप पे, तो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्स्ट पहला टाइप है शून्य वेक्टर। शून्य सदिश क्या होता है, ऐसा सदिश जिसका मापांक 0 हो, बस नाम में जाना है, मापांक क्या होना चाहिए इसका, 0। तो ऐसा वेक्टर जो 0 वेक्टर ही होगा जिसका मापांक 0 होगा, बाकी तो हर वेक्टर का कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगा। फिर हम दूसरी बात करते हैं इकाई सदिश। तो इकाई सदिश क्या होते हैं, ऐसे सदिश जिनका मापांक 1 हो। मापांक कितना होना चाहिए, 1 हो, यानी कि इसका मॉडुलस ए 0 आना चाहिए और इसका मॉडुलस 1 आना चाहिए। अब हम बात करें, शून्य सदिश हो गया, इकाई सदिश हो गया, इक्वल वेक्टर, समान सदिश, ऐसे सदिश जिनके
जो परिमाण है वो बराबर और प्लस उनकी दिशा भी बराबर, यानी दोनों उत्तर दिशा में जा रहे हैं, दोनों 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहे हैं। तो हमारे पास इक्वल सदिश जो होते हैं, इक्वल वेक्टर जो होते हैं, वो क्या होते हैं? जिनके मापांक इक्वल हो एज वेल एज उनकी दिशा भी समान हो। यानी कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों इक्वल होने चाहिए और मॉडुलस ऑफ ए और मॉडुलस ऑफ बी भी इक्वल होने चाहिए। तो ये हमारे पास क्या कहते हैं? इक्वल वेक्टर। अब हम आते हैं पोजीशन वेक्टर पे। ये हमारे पास थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पोजीशन वेक्टर यानी स्थिति सदिश। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि हम कैसे पोजीशन निकालते हैं। अच्छा, हम पोजीशन वेक्टर की बात करने के पहले देखते हैं कि हम जब भी किसी बिंदु को रिप्रेजेंट करते हैं, या तो 2D में कर रहे हैं या 3D में कर रहे हैं। अगर हम उसको 2D में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? उसमें दो बिंदु बता रहे हैं हम, एक x और एक y, दो कोऑर्डिनेट बताने पड़ते हैं x y। और अगर हम उसे 3D में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमें तीन कोऑर्डिनेट बताने पड़ेंगे, x y और z। सपोज मैंने कोई पॉइंट है P, उसे 3D में रिप्रेजेंट किया और मान लीजिए उसके बिंदु हो गए A, B और C। अब 3D में रिप्रेजेंट किया है तो उसकी तीन एक्सिस होंगी, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, और ये होगा मूल बिंदु। तो किसी भी पॉइंट का मूल बिंदु के सापेक्ष जो भी स्थिति होती है वो उसका स्थिति सदिश होता है। यानी कि O से P तक की जो स्थिति है उसे हम कहते हैं स्थिति सदिश, और इसे किसे डिनोट करते हैं? R वेक्टर से। ठीक है, तो ये हमारे पास R वेक्टर क्या हो गया? स्थिति सदिश हो गया, OP। ठीक है, क्लियर हो गया? तो हमारे पास आ गया पोजीशन वेक्टर। अच्छा, पोजीशन वेक्टर वैसे निकालने का एक तरीका भी होता है जो कि मैं आगे बताऊंगी कि 3D में किसी भी पॉइंट को हम किस तरह से डिनोट करते हैं। ये वो यही बता देती हूँ। जैसे 3D में हमने कोई पॉइंट लिया ABC, उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? A I कैप, B J कैप, C K कैप। ये मेरे पास R आ गया। अब यहाँ ध्यान देना, I J K, इसे अब आपको आगे तक काम चलाना है। I J K क्या होता है? I J K x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष इनके इकाई सदिश होते हैं, इनके समानांतर रेखा के इकाई सदिश होते हैं। यानी अगर हम x अक्ष की बात करें तो I, y की j और z की k। तो हमारे पास किसी भी पॉइंट के जब हम स्थिति सदिश निकालते हैं तो साथ में I J K लगाएंगे, y एंड z। ठीक है, तो ये स्थिति सदिश हो गया मेरे पास 3D में अगर कोई पॉइंट है ABC उसका। अब हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है, कोलिनियर या फिर पैरेलल कह लें। कोलिनियर पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं? देखिए बहुत जगह काम में आते हैं। शुरू में कंफ्यूजन रहता है कि कोलिनियर पैरेलल अलग है क्या, कोलिनियर जो है वो पैरेलल कैसे हो सकता है। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है कि कोलिनियर क्या होता है। कोलिनियर यानी संरेखीय, यानी कि ऐसे वेक्टर जो एक ही रेखा में है वो संरेखीय हो गए। पैरेलल आप सभी जानते हैं कि ऐसे वेक्टर जो एक दूसरे के समानांतर है, जो एक दूसरे को कभी भी आगे पीछे बढ़ाने पर नहीं काटेंगे। तो जैसे मैंने ये तीन वेक्टर लिए, वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C, और ये इनकी डायरेक्शन बना दी। आप देखेंगे दो की डायरेक्शन मैंने इस तरफ बनाई है और एक की डायरेक्शन मैंने विपरीत बनाई है। तो यहाँ पे ये तीनों वेक्टर कैसे हैं? पैरेलल वेक्टर हैं। इन्हें हम कोलिनियर भी कहेंगे, क्योंकि कोलिनियर की या संरेखी की क्या परिभाषा होती है? ऐसे वेक्टर जो किसी एक रेखा में हो या किसी एक दिए हुए वेक्टर के समानांतर हो। तो कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई वेक्टर समानांतर है तब भी वो कोलिनियर है या पैरेलल है, और एक रेखा में आ रहे तब भी वो कोलिनियर या पैरेलल है। अब देखो इसमें अपने आप दो डेफिनेशन बन जाएंगी। आप देखेंगे A और B की डायरेक्शन एक जैसी है, दोनों डायरेक्शन इस तरफ है, लेकिन C की डायरेक्शन इस तरफ है। तो ये जो दोनों की डायरेक्शन एक जैसी है ये हो गया लाइक वेक्टर्स। लाइक वेक्टर्स यानी समदिश सदिश, समदिश समानांतर सदिश, जिनकी दिशा एक जैसी है और जो एक दूसरे के समानांतर हैं। और अगर हम देखें कि A की दिशा ऐसी है और C की दिशा ऐसी है, A ऐसे जा रहा है तो C ऐसे जा रहा है, तो ये दोनों कैसे हो गए? विषम समानांतर सदिश या डिसलाइक वेक्टर्स, यानी कि जो आपस में तो पैरेलल हैं लेकिन दिशा विपरीत है। अच्छा, अब पैरेलल वेक्टर में या कोलिनियर वेक्टर में कहीं भी परिमाण की बात नहीं की जा रही है कि इनका मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, इनका मॉडुलस बराबर होना चाहिए, नहीं, इनका मॉडुलस कुछ भी हो सकता है। हम यहाँ से डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। अगर दोनों की डायरेक्शन एक जैसी है तो समदिश है, और दोनों की डायरेक्शन अलग है तो विषम दिश है, लेकिन है पैरेलल। और कोलिनियर की बात करें तो कोलिनियर में A वेक्टर यहाँ आ गया, B यहाँ आ गया, C यहाँ आ गया। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं हमारे पास? ये सारे के सारे हमारे पास होते हैं कोलिनियर वेक्टर या पैरेलल वेक्टर। अब अगर हम बात करें 6 नंबर की, कोप्लेनर वेक्टर, समतली सदिश। तो देखिए समतली सदिश की कोई खास परिभाषा नहीं है। समतली मतलब एक ही समतल में स्थित होने वाले सदिश। जैसे मान लीजिए बोर्ड ले लिया मैंने, अब इस बोर्ड पे अगर एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, तो ये A और B कैसे हैं? समतलीय हैं। लेकिन अगर मैं एक वेक्टर ऐसे लंबवत ले लूं
तो ये इनके लंबवत सदिश हो गया, ये समतलीय नहीं है। तो समतलीय की सिंपल सी परिभाषा है कि जितने भी सदिश है वो एक ही समतल में आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में हो, चाहे वो किसी भी परिमाण के हो, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, कोप्लेनर वेक्टर कहेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं एक बार। हाँ, तो हम पहुंचे कोलिनियर कोप्लेनर वेक्टर तक। फिर अगर 3D में कोई पॉइंट हमने लेना है तो मैंने बता ही दिया कि 3D में कोई भी वेक्टर अगर हम लेते हैं तो वो किस टाइप का होगा। जैसे ए वेक्टर ले रही हूं तो A1i, A2j और A3k टाइप का। अच्छा, ये हमारे पास वेक्टर आ गया। अब शुरू में मैंने बात की थी मापांक की, मॉडुलस की, जिसे मैंने कहा था आगे डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं अधिकतर ऐसे आते हैं जिनमें cos थीटा निकालना हो, sin थीटा, या तो अदिश गुणन या सदिश गुणन, या अदिश त्रिगुणन और सदिश त्रिगुणन, या फिर आयतन और क्षेत्रफल। ये 7 या 8 चीजें जिनके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न बनते हैं और जो बड़े बड़े प्रश्नों में आते हैं, तो उन्हें हम आगे आराम से डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले उनमें जो टर्म्स काम में आने वाली है हम उन्हें देख रहे हैं। जैसे यहाँ पे ए वेक्टर लिख दिया मैंने। अब अगर मैं कहूँ इसका मापांक निकालिए, मॉडुलस निकालिए, तो उसमें क्या करते हैं हम, जो आई का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो ये मापांक होता है, आपको ये ध्यान रखना है। अच्छा, मापांक देखने से पता चल रहा है पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये कभी नेगेटिव नहीं होगी। मापांक को देखने से पता चल रहा है इसके साथ कहीं पर भी आई जे के नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये अदिश राशि है, ये एक स्केलर राशि है। तो ये हमारे पास मापांक हो गया। जैसे आपको मैं अगर क्वेश्चन दूं, फॉर एग्जांपल ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस जे प्लस 3k और कहूं फाइंड ए मॉडुलस या मापांक निकालिए, तो मापांक निकालना सिंपल बताया मैंने, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, अंडर रूट, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर और के कोफिशिएंट का स्क्वायर, दैट इज 4 + 1 + 9 दैट इज रूट 14। तो मापांक ए इजीली निकल गया। हम आगे काम में लेंगे, इसलिए मैं फिर से बता रही हूं कि आपको मापांक निकालना चाहिए। और मापांक बिल्कुल सिंपल है, आपको जो भी आई जे के है उनके कोफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड करना है और उसका स्क्वायर रूट लेना है। तो ये आ गया हमारे पास मापांक। अब हम बात करते हैं जो हमारे पास वेक्टर्स है उनकी जो कंडीशंस है प्लस करने की, माइनस करने की या मल्टीप्लिकेशन करने की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेक्टर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सिंपल है। उसके बाद हम आएंगे मल्टीप्लिकेशन पे। तो वेक्टर के एडिशन की बात करें, एडिशन ऑफ एनी टू वेक्टर्स। सपोज ए वेक्टर है मेरे पास A1i, A2j, A3k और बी वेक्टर है मेरे पास B1i, B2j और B3k। 2 वेक्टर दे रखे हैं। अब अगर इनको ऐड करना है तो आप क्या करेंगे, आई वाले कोफिशिएंट में आई ऐड करेंगे, A1 + B1 आई के बाहर, A2 + B2 जे के बाहर और A3 + B3 के बाहर। तो ये मेरे पास 2 वेक्टर का एडिशन आ गया। बिल्कुल सिंपल है। आपको क्या करना है, आई वाले में आई को जोड़ना है, जे वाले में जे को जोड़ना है, के वाले में के को जोड़ना है। अगर माइनस की बात करें तो सेम, बस माइनस करना है इनके बीच में। तो ये हमारे पास माइनस वाला हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन से देखें, अगर हम क्वेश्चन लिया मैंने a = 2i + j - k और b वेक्टर ले लिया मैंने j + 3k। अब मैं कहूं फाइंड a + b, तो आप क्या करेंगे, आपके पास जो भी ये वेक्टर है 2i, यहाँ पे i वाला कोई कोफिशिएंट है नहीं है, तो नहीं है तो 0i प्लस j का यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कुछ भी नहीं है j का 1 है तो यहाँ j और प्लस k का यहाँ पे कितना है -1 और यहाँ पे कितना है प्लस का 3 दैट इज k। तो ये आ गया मेरे पास 2i + 2j + 2k। तो मेरे पास a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मान ये आ गया। और इसी प्रकार अगर ये माइनस क्या था तो 2 - 0 1 - 0 -1 - 3 हो जाता। तो ये हो गया हमारे पास प्लस करना और माइनस करना। ये हमारे पास इनका क्वेश्चन नहीं आता कि a + b निकालो, a - b निकालो, लेकिन हमारे पास जो आगे क्वेश्चंस करेंगे उन टर्म्स में होता है कि हमें वेक्टर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो हमें पता होना चाहिए वेक्टर्स कैसे जोड़ते घटाते हैं। 2 मिनट का काम है खाली कि कितना इजी है वेक्टर्स को जोड़ना और घटाना। ठीक है, तो a और b हमारे पास ये आ गए। अब a b आ गए। अब हम बात करते हैं इसमें इंपॉर्टेंट कि अगर मैं a + b करती हूँ या b + a करती हूँ तो क्या एक ही बात होती है? बिल्कुल होती है। हम जानते हैं एडिशन जो होता है वो क्रम विनिमय होता है, कम्यूटेटिव होता है। एडिशन इज कम्यूटेटिव। जो जोड़ना होता है वो क्रम विनिमय होता है, यानी a में आप b वेक्टर जोड़ो चाहे b में a वेक्टर जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ना है।
ठीक है। लेकिन क्या a माइनस बी और b माइनस ए इक्वल होंगे? नहीं, ये नॉर्मल घटाने में भी नहीं होते तो वेक्टर के घटाने में भी नहीं होंगे। फिर अगर हम देखें कि साहचर्यता का नियम तो फॉलो करते हैं, तो प्लस और माइनस के जो इनके नियम हैं वो सारे वैसे ही हैं जैसे बाकी प्लस माइनस के होते हैं, कि हमने दो वेक्टर में अगर तीसरा वेक्टर जोड़ा या लास्ट के दो वेक्टर में पहला वेक्टर जोड़ा तो एक ही बात होगी। यानी कहने का मतलब अगर a में मैं b प्लस सी ऐड करूं या a प्लस बी में मैं c ऐड करूं तो एक ही बात होगी। लेकिन a माइनस बी में से मैं c घटाऊं या a माइनस करूं b माइनस c में से, तो ये एक बात नहीं होगी। तो नॉर्मल घटाने में हमारे पास साहचर्यता का नियम फॉलो नहीं होता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक नियम है जो हमारे इतने खास काम के नहीं है, जो हम जनरली क्वेश्चन करेंगे उनमें हमें समझ में आ जाएंगे। तो फिर मैंने एक छोटा सा एग्जांपल देके बता दिया कि हाँ अगर हम a में b जोड़ते हैं या b में a जोड़ते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इंपॉर्टेंट आता है अदिश गुणन, स्केलर संख्या से मल्टीप्लीकेशन। अदिश गुणन नहीं कहेंगे, हम कहेंगे अचर पद से गुणन, यानी कि एक सदिश का एक अचर से गुणा करना, क्योंकि अदिश गुणन तो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। ये छोटा सा एक टॉपिक और देख लेते हैं। आपके पास कोई अदिश संख्या दी, जैसे मान लीजिए आपके पास एक 5 न्यूटन का बल है, उसे आप धक्का दे रहे हैं। ठीक है, ये 5 न्यूटन का बल है, ये बॉक्स रखा है और उस पर आप 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। 5 न्यूटन है, बल है, सदिश राशि है, इसे धक्का दे रही हूँ, बॉक्स खसक के आगे चला गया। अब अगर इस 5 न्यूटन को मैं 10 से गुणा कर दूं, यानी कि पहले 5 न्यूटन का बल लगा था, अब मैंने इस पे 10 न्यूटन का और ऐड कर दिया, या मैंने इसको 10 से गुणा कर दिया, तो ये बल लगेगा इसी डायरेक्शन में लगेगा कि डायरेक्शन चेंज हो जाएगी? इसी डायरेक्शन में लगेगा। यानी कि यदि हम किसी भी अचर राशि को या स्केलर को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, उसका परिमाण चेंज होता है, बिल्कुल पहले 5 था 50 हो जाएगा, लेकिन उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? किसी अचर पद से एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करना। और करना बिल्कुल सिंपल है। सपोज आपको दे रखा हो a वेक्टर बराबर 2i 3j माइनस 4k। अब अगर मैं कहूं 5a ज्ञात कीजिए आप, तो आप क्या करेंगे? ये 5 क्या आपके लिए अचर है, तो इस 5 से इस पूरे पद को गुणा कर देंगे हम। 5 2i प्लस 3j माइनस 4k दैट इज 10i 15j माइनस 5 चौक 20k। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ? इसके परिमाण में 5 गुना बढ़ोतरी हो गई, लेकिन इसकी जो दिशा है वो की वही रहेगी। तो हम किसी भी स्केलर से जब मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे स्केलर से मल्टीप्लाई करने के लिए थोड़ा सा और नीचे लिखना पड़ेगा। मान लीजिए कोई स्केलर m है, उससे अगर मैं एक वेक्टर a को मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है, और साथ में एक वेक्टर और b ले लूं मैं, अगर मैंने क्या किया, एक स्केलर m से एक वेक्टर a और b इनको मल्टीप्लाई करना चाहती हूं, अगर नीचे दिखेगा थोड़ा कम, एक बार आप देख लीजिए। हाँ, हम थे कि हमने ना किसी स्केलर से यानी किसी अचर से एक वेक्टर को मल्टीप्लाई किया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, सिर्फ उसका परिमाण बदल जाएगा। जैसे m से अगर मैं a को मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिलेगा मुझे? m इंटू ए वेक्टर। इसकी जगह अगर नेगेटिव m होता, माइनस m को a से इंटू करूं या m की जगह माइनस ए वेक्टर कर दूं तो एक ही बात है। तो ये हमारे पास नॉर्मल है कि हम अगर किसी ऋणात्मक अचर से वेक्टर को इंटू करेंगे तो वेक्टर पूरा ऋणात्मक हो जाएगा, जो भी उसकी डायरेक्शन थी वो ऋणात्मक हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? एक अचर का एक सदिश से गुणन। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और, स्थिति सदिश। जैसे हमारे पास कई बार क्या होगा, क्वेश्चन में दिया होगा कि एक बिंदु है P, एक बिंदु है Q, इसका स्थिति सदिश है स्मॉल p, इसका स्थिति सदिश है स्मॉल q। अब आपको यहाँ पे P और Q की लंबाई नहीं दी गई है, आपको P और Q के स्थिति सदिश दे दिए गए हैं। तो अगर मैं पूछूं PQ क्या होगा, तो PQ क्या हो जाएगा? Q में से हमने P माइनस की माइनस P का स्थिति सदिश। तो हमें क्या ध्यान रखना है, हमारे पास कई बार क्वेश्चंस में जहां पे हम एरिया का ट्रायंगल त्रिभुज का एरिया निकालेंगे, वहां पे हमें त्रिभुज की भुजाएं दे रखी होंगी और कई बार त्रिभुज के शीर्ष दे रखे होंगे। तो जैसे आपको अगर त्रिभुज है एक,
ए बी सी, इसका स्थिति सदिश ए है, इसका स्थिति सदिश बी है और इसका स्थिति सदिश सी है। तो यहाँ पे देखा जाए तो त्रिभुज एबीसी के शीर्ष दे रखे हैं मुझे, ध्यान से सुनिएगा, इसके शीर्ष ए बी और सी हैं। अब अगर मैं बात करूं भुजा AB की, तो भुजा AB क्या हो जाएगी, AB का मतलब क्या हो गया B माइनस A। अगर मैं बात करूं भुजा BC की, तो BC का मतलब क्या हो गया C माइनस A, C माइनस B। और अगर बात करूं मैं भुजा CA की, तो क्या हो गया A माइनस C। तो हमारे पास यदि किसी त्रिभुज के या किसी भी बिंदु के शीर्ष दे रखे हों, तो उससे हम भुजा कैसे निकालेंगे या उससे हम उस जो रेखाखंड है उसकी लंबाई कैसे निकालेंगे, उसको आपको ध्यान से देखना है कि हाँ हमें इस तरह से निकालनी है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे पास किसी भी पॉइंट के स्थिति सदिश निकालने, या अगर हमें शीर्ष बिंदु दे रखे हो तो उससे भुजा निकालनी। ये हमारे पास क्वेश्चन में आगे बहुत काम में आने वाला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं विभाजन बिंदु के स्थिति सदिश। विभाजन बिंदु के स्थिति सदिश, विभाजन बिंदु हम 2D में भी पढ़ते हैं। तो मान लीजिए कोई बिंदु है O, यहां से ये A वेक्टर है, A की वेक्टर है B, और ये जो बिंदु C है या C वेक्टर जो है वो इसे m अनुपात n में विभाजित करता है। नॉर्मल सा एक O हमारे पास जो इनिशियल पॉइंट होता है वो है, A और B दो वेक्टर हैं, इस वेक्टर का मान हो गया A वेक्टर, इस वेक्टर का मान हो गया B वेक्टर, और ये जो वेक्टर C जा रहा है ये इस AB रेखाखंड को m अनुपात n में विभाजित करता है। तो C के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, m को B से प्लस n को A से और अपॉन में m प्लस n। ये छोटा सा टॉपिक है, आपको कई बार क्वेश्चन दे दे कि हाँ आपको दो वेक्टर दे दिए, उनके स्थिति सदिश दे दिए और पूछे कि इनको विभाजित करने वाला या 2:3 में 4:3 में विभाजित करने वाले इस बिंदु के स्थिति सदिश याद कीजिए। तो एक छोटा सा फॉर्मूला है, ये आपको याद करना है। अब विभाजन बिंदु के बाद अब हम आते हैं दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली, मैंने उल्टा लिख दिया, दो वेक्टर की समांतर होने की शर्त, यानी कि दो वेक्टर अगर समांतर हैं तो क्या कंडीशन होती है। ये हमारे पास IIT JEE में इनके जो क्वेश्चन बनते हैं वो इनसे बहुत ज्यादा बनते हैं, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि अगर दो वेक्टर जो है हमारे पास उनको पैरेलल बताया जा रहा है तो क्या कंडीशन है। पहली कंडीशन, माना कि दो वेक्टर हैं A और B, अगर वो दोनों पैरेलल हैं, इफ A इज पैरेलल टू B, अगर A और B आपस में समानांतर हैं तो वेक्टर A को मैं लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर B के रूप में लिख सकती हूँ, या वेक्टर B को लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर A के रूप में लिख सकती हूँ। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, XA प्लस YB इज इक्वल टू 0, जहां X व Y अचर हैं, नॉन जीरो हैं, और वेक्टर AB भी हमारे पास नॉन जीरो हैं। यानी कि अगर मेरे पास दो वेक्टर A और B जो कि नॉन जीरो हैं तो XA प्लस YB बराबर 0 होगा। कब, अगर A और B पैरेलल हैं तो। अब एक कंडीशन ये हो गई, एक कंडीशन ये हो गई। अब ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब इफ XA plus YB is equal to 0, this implies A is parallel to B always? No. अगर हमने ये कहा कि दो वेक्टर पैरेलल हैं तो वो हमेशा XA plus YB equal to 0 को सेटिस्फाइड करेंगे, लेकिन XA plus YB अगर 0 है तो इसका मतलब कभी भी नहीं है कि वो हमेशा पैरेलल ही होंगे। कारण देखिए, XA plus YB बराबर 0 है, इसका मतलब क्या निकल सकता है, X0 Y0 या A0 B0 या A पैरेलल टू B। यानी कि अगर XA प्लस YB अगर 0 दे रखा है तो इसका कंडीशन क्या निकल सकती है कि X और Y दोनों भी 0 हो सकते हैं, A और B ये दोनों भी 0 हो सकते हैं, या फिर तीसरी कंडीशन जो हम कह रहे हैं कि A और B पैरेलल हो तब भी ये कंडीशन प्रूफ होती है। तो हमेशा ये A is parallel to B, this implies XA plus YB equals to 0, but XA plus YB equals to 0 does not imply always A is parallel to B। XA plus YB बराबर 0 कभी भी ये नहीं कहेगा कि A और B पैरेलल हैं, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन थी जो हमने पढ़ी। अच्छा, उसके बाद अब हम
एक लाइन और देखते हैं। अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो पहली बात बता दी, दूसरी बात बता दी, तीसरा जिससे क्वेश्चन बनते हैं छोटे वाले कि अगर ए वेक्टर है a1i a2j a3k और एक वेक्टर b है b1i b2j और b3k, और अगर मैं कहूं कि वेक्टर a इज पैरेलल टू वेक्टर b देन a1 अपॉन a2 सॉरी a1 अपॉन b1 a2 अपॉन b2 a3 अपॉन b3 ये हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि यदि हमारे पास दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनके i वाले कोफिशिएंट, j वाले कोफिशिएंट और k वाले कोफिशिएंट के जो कोफिशिएंट्स है जो i j k के वो हमेशा बराबर आएंगे। इस पे क्वेश्चन क्या बन सकता है, इफ वेक्टर a पैरेलल टू वेक्टर b देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। सपोज वेक्टर a is 2i plus 3j plus lambda and vector b is equals to 4i 6j plus 2k है। अब यहां देखिए a और b मुझे पैरेलल दे रखे हैं, a वेक्टर में एक अननोन क्वांटिटी डाल दी मैंने लैम्डा और b वेक्टर मुझे पूरा दिया हुआ है। अब ये बोल रहे हैं अगर a और b दोनों पैरेलल हैं तो आप लैम्डा की वैल्यू निकालिए। तो हम जानते हैं अगर a और b पैरेलल है तो 2/4 is equals to 3/6 is equals to lambda upon 2. It means 1/2 and that is lambda by 2. It means lambda is equals to what, 1. यानी कि ये एक 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि अगर हमें दो वेक्टर पैरेलल दे रखे हो और कोई अननोन क्वांटिटी पूछे तो हम ऐसे कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमारे पास किसकी बात होगी, जो दो वेक्टर हैं पैरेलल हैं तो क्या कंडीशंस बनती है और उनके क्वेश्चंस क्या बनते हैं। अब अगर हम बात करें एक संरेखी की, अगर यदि ए बी सी तीन बिंदु संरेख प्रूफ करने हैं तो हम क्या करेंगे, हम ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और AC निकालेंगे। अब इन तीनों में से अगर कोई भी दो पैरेलल हैं तो हम क्या कहेंगे कि ये कैसे बिंदु हैं, संरेख बिंदु हैं। जैसे AB और BC अगर ये दोनों आपस में पैरेलल आ जाते हैं या BC और AC ये दोनों आपस में पैरेलल आ जाते हैं तो हम क्या कहेंगे, ये बिंदु कैसे हैं, संरेख बिंदु हैं। फिर आते हैं समतलीयता की शर्त, समतलीयता कोप्लेनरिटी। कि अगर समतलीयता की बात करें, जैसे भी हमने देखा कि संरेख होने की क्या कंडीशन है, वैसे अगर हम बात करें कि तीन वेक्टर हैं A B C, थ्री वेक्टर्स B, थ्री वेक्टर्स, तीन वेक्टर हैं A B C, ये कोप्लेनर हैं, तो हम किसी भी एक वेक्टर को बाकी दो वेक्टर के क्रम एका कॉम्बिनेशन, यानी कि C को मैं लैम्डा A प्लस म्यू B के रूप में लिख सकती हूं। यदि जब भी हम किसी एक वेक्टर को बाकी के दो वेक्टर के एक घात संचय के रूप में लिख सकते हैं, एक एक संचय या लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं, तो वो वेक्टर कैसा होता है, हमारे पास कोप्लेनर होता है। ठीक है, एक घात संचय और ये सब हमारे आगे काम में आएंगे, जहां पे IIT में क्वेश्चन पूछते हैं कि LI क्या है, LD क्या है। फिलहाल हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन एक बार देख लीजिए आप LI क्या होता है और LD क्या होता है। LI यानी लीनियरली इंडिपेंडेंट और LD मतलब लीनियरली डिपेंडेंट। यदि हमारे पास कुछ स्केलर हो और कुछ वेक्टर हो, जैसा कि देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पे x जो है वो स्केलर है और a जो है वो वेक्टर है। यदि इन सब का एडिशन का सम इक्वल टू 0 है और ये जितने भी स्केलर हैं ये सब भी क्या है, सारे के सारे 0 हैं, तो इस प्रकार के जो हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन होता है हम क्या कहते हैं, लीनियर इंडिपेंडेंट। और अगर हमारे पास LD हम निकालते हैं और उसमें हमारे पास आता है अब हम बात करें अगर LD की, तो उसमें क्या होगा, आपके पास वही लीनियर कॉम्बिनेशन x1 x2 x1a2 x1a1 x2a2 अप टू xn इज इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पर सारे x1 x2 xn तक 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि सारे 0, लेकिन कम से कम एक नॉन 0 होगा।
तो उसे हम क्या कहते हैं, एलडी कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो टॉपिक है ये भी हमारे पास आईआईटी जेईई में ज्यादातर काम में आता है। अब हम इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहे हैं जिसके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब हम वो 6 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है डॉट प्रोडक्ट या अदिश गुणन, और साथ में पढ़ेंगे हम क्रॉस प्रोडक्ट या सदिश गुणन। अब ध्यान में देखेंगे आप, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है या अदिश गुणन क्या होता है। अदिश गुणन यानी कि जब हम दो वेक्टर को गुणा करेंगे तो उनका जो आंसर है वो कैसा आएगा, अदिश संख्या आएगी। और इसे बताते हैं हम कि अगर ए व बी दो वेक्टर हैं तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कॉस थीटा होता है, जहां पे ए एक वेक्टर है, एक वेक्टर बी है और इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा है। तो इस ए और बी का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या आएगा, ए बी कॉस थीटा। मॉडुलस ए आपको पता है, जो भी ए दे रखा है उसका मॉडुलस निकालना आता है, मॉडुलस बी जो भी बी दे रखा है उसका मॉडुलस निकालना आता है। कॉस थीटा, थीटा जो भी आपको ए और बी के बीच में एंगल दे रखा होगा उसका मान क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो इस प्रकार से हमारे पास ये डॉट प्रोडक्ट आ गया और इसका जो आंसर आएगा वो एक अदिश राशि आएगा। अब अगर हम देखें ए डॉट ए वेक्टर, तो यहाँ ए डॉट ए वेक्टर मतलब दोनों वेक्टर अगर मैंने एक जैसे ले लिए, इसका मतलब इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0। ठीक है, तो इस कंडीशन में ए कॉस 0 और कॉस 0 कितना होता है, 1, यानी ए डॉट ए इज इक्वल टू मॉडुलस ए का स्क्वायर या वेक्टर ए डॉट का स्क्वायर बराबर मॉडुलस ए का स्क्वायर। ये रिजल्ट हमारे पास बहुत काम का है कि हमारे पास कई जगह ऐसा होगा जहां हमारे पास a डॉट ए लिखा होगा और फिर हम क्या लिखेंगे, मॉडुलस ऑफ a का स्क्वायर। तो इसे आप अच्छे से नोट कीजिए कि ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि a डॉट b की वैल्यू में क्या क्या आ सकता है। थीटा के जो मान होंगे उसके आधार पे a और b की वैल्यू आंसर आते रहेंगे, लेकिन सबसे पहली बात करें अगर हम a पैरेलल है b के, और दूसरी बात करेंगे हम a परपेंडिकुलर है b के। यदि a b के पैरेलल है यानी कि जो थीटा है वो क्या हो गया, 0। अच्छा, पैरेलल में 0 भी हो सकता है और पाई भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास हमने क्या सीखा है कि इन दोनों के बीच का एंगल क्या रहेगा, या तो 0 या फिर पाई। तो अगर ए बी के समानांतर है उस कंडीशन में ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस 0 या ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस पाई। इस कंडीशन में कॉस 0 का मान कितना होता है, 1, तो ये आ गया मॉडुलस ए मॉडुलस बी, और कॉस पाई का क्या मान होता है, -1, मॉडुलस ए मॉडुलस बी। अब हम बात कर रहे हैं ए डॉट बी का मान कितना आएगा, ए बी आएगा कब, जब वो दोनों समांतर हैं। अगर हम बात करें परपेंडिकुलर की, यानी कि उनके बीच का जो थीटा है, यहाँ परपेंडिकुलर में थीटा कितना हो जाएगा, 90, तो cos 90 कितना हो गया, 0। इस कंडीशन में a डॉट b क्या हो जाएगा, a b cos 90 दैट इज 0, यानी कि a डॉट b इज इक्वल टू 0 इफ a इज परपेंडिकुलर टू b। ये रिजल्ट भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी किन्हीं दो सदिशों का यदि डॉट प्रोडक्ट 0 आता है यानी कि वो दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। ठीक है, इसी चीज को हम आगे काम में लेंगे। कैसे, हम जानते हैं कि हमारे पास जो 3 एक्सिस होती हैं, x, y, z, जिनके इकाई सदिश क्या होते हैं, i, j एंड k, उनके समांतर रेखा के। तो हमने क्या कहा, a डॉट b 0 कब, अगर वो आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो यहां से हमको क्या दिखता है, i j के परपेंडिकुलर है, i k के परपेंडिकुलर है, j k के परपेंडिकुलर है। यानी कि यदि मैं i डॉट j निकालूं तो 0 आएगा, j डॉट k निकालूं तो 0 आएगा, और i डॉट j i डॉट k और i डॉट k निकालूं तो वो भी 0 आएगा। यानी कि यदि किसी i का j या k के साथ डॉट लिया जाएगा तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन अगर i का i के साथ लूं तो दोनों बीच में एंगल क्या हो गया, 0, यानी 1, j का j के साथ लूं तो 1 और k का k के साथ लूं तो 1। तो ये 6 रिजल्ट हमारे पास क्या कंक्लूजन लेके निकलते हैं कि हम जब भी दो वेक्टर का क्रॉस डॉट प्रोडक्ट करेंगे, सपोज a वेक्टर है a1i a2j a3k और b वेक्टर है b1i b2j
और B3 के। अब अगर मैं A डॉट B निकालना चाहती हूं तो मुझे इनका डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा, A1i A2j A3k डॉट B1i B2j B3k। तो देखिए A1i को जब मैं B1i से इंटू करूंगी तो A1i डॉट B1i, A1 B1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और I डॉट I क्या हो जाएगा 1, यानी कि आ गया A1 B1। अब जब मैं A1i को B2j से मल्टीप्लाई करूंगी तो A1 B2 हो जाएगा, लेकिन I डॉट j क्या हो जाएगा 0, लिखने की जरूरत नहीं है। A1 को जब मैं B3 से इंटू करूंगी तो A1 B3 हो जाएगा, लेकिन क्या होगा I डॉट k, I डॉट k भी क्या होता है 0, लिखने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार A2 को जब हम I से करेंगे 0, A2 को जब हम k से करेंगे 0, तो क्या बचेगा सिर्फ A2 B2 प्लस A2 B2 और प्लस A3 B3, यानी दो वेक्टर का जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो उनके आई वाले गुणा होते हैं, जे कैप वाले गुणा होते हैं और के कैप वाले कोएफिशिएंट गुणा होते हैं, और सबके बीच में प्लस का साइन लगता है, कहीं आई जे के नहीं आता है, इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, ये एक अदिश राशि है और इसीलिए इसे हम अदिश गुणन कह रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको बात क्लियर हो गई। अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहें, a बराबर 2 आयोटा प्लस j, b बराबर i प्लस k। अब मैं कहूं a डॉट b निकालिए, तो आप क्या करेंगे 2i प्लस j डॉट i प्लस k। अब 2i को i से करेंगे तो 2 आ गया, 2i का k से करने का कोई मतलब ही नहीं है, j यहाँ पे है ही नहीं तो करने का मतलब नहीं है, k यहाँ पे नहीं करने का मतलब नहीं, तो आंसर क्या आ गया 2, यानी कि a डॉट b कितना आ गया 2। तो ये हमारा आंसर हो गया किसका, अदिश गुणन का। अब हम बात करते हैं सदिश गुणनफल की। हाँ, तो सदिश गुणन में क्या होगा, हमारे पास दो वेक्टर लेंगे, उनका जो गुणा करेंगे उसमें हमारे पास जो क्वांटिटी आएगी वो ऐसी आएगी जो सदिश राशि होगी। सदिश राशि मतलब उसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी इंडिकेट होगी, तो उसे हम दर्शाते हैं कि यदि a व b दो वेक्टर हैं तो इसे डिनोट करते हैं हम a क्रॉस b से, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। a क्रॉस b इक्वल्स टू मॉडुलस a मॉडुलस b, इस बार आ गया साइन थीटा और साथ में आया ये एन कैप। ये एन कैप क्या है, ये यूनिट वेक्टर है जो क्या बताता है, ये हमें बताता है कि a क्रॉस b का क्या डायरेक्शन है। यदि हमारे पास वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, ये इनके बीच का एंगल थीटा है, तो इनके जो लंबवत सदिश होता है, ये लंबवत जो होता है ये हमारे पास क्या होता है a क्रॉस b। हमेशा ध्यान रखिए, यदि एक वेक्टर हमने ये लिया, एक वेक्टर हमने ये लिया, तो जो इनके लंबवत सदिश निकलेगा वो इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकलेगा। हमेशा a क्रॉस b लंबवत होगा a के भी और b के भी, या उस तल के जिसमें a व b विद्यमान है। एक लाइन ये हमेशा याद रखना क्योंकि बहुत काम में आएगी। दूसरा ये कि a क्रॉस b बराबर मॉडुलस a मॉडुलस b साइन थीटा एन कैप। अब इसमें हमारे को अगर क्वेश्चन पूछता है कि भाई मॉडुलस a मॉडुलस b कैसे निकालते हैं, आपको आता है, साइन थीटा आपको थीटा दे रखा होगा उसके हिसाब से निकाल लेंगे, और एन कैप आपके पास दिशा है। तो अब हम बात करें इफ, यहाँ पे भी a इज पैरेलल टू b, अगर a b के पैरेलल है यानी कि थीटा क्या हो गया 0, यानी कि साइन थीटा क्या हो गया 0, तो हमारे पास a क्रॉस b क्या आ गया 0। यानी यदि सदिश एक जैसे हैं तो उनका क्रॉस क्या आएगा 0। और अगर हम बात करें इफ a इज परपेंडिकुलर टू b देन थीटा इज इक्वल्स टू 90, साइन थीटा कितना आ गया 90 इज इक्वल्स टू 1, सो a क्रॉस b इज इक्वल्स टू मॉडुलस a मॉडुलस b एंड कैप। तो हमारे पास यहां से थीटा की वैल्यू हमने जैसे 90 रखी तो a क्रॉस b क्या आ गया मॉडुलस a मॉडुलस b। तो हमारे पास ये दो कंडीशन याद रखनी है। अब इनसे भी क्या निकलता है बाहर, देखिए कि वही बात i j k, ये i हो गया, ये j हो गया, ये k हो गया। अब यहाँ क्या कहा मैंने, अगर वो आपस में बराबर हैं, थीटा 0 है यानी कि वो समानांतर हैं या एक जैसे हैं, तो उसका आंसर क्या निकलेगा क्रॉस में 0। यानी अगर मैं कहूं i क्रॉस i 0, j क्रॉस j 0 एंड k क्रॉस k 0, तो यहाँ पे ये कंडीशन होगी। जबकि हमने डॉट में क्या देखा था, i डॉट i 1, j डॉट j 1 एंड k डॉट k 1। अब यहाँ पे क्रॉस में क्या आ रहे हैं 0 आ रहे हैं। अब ये तो हो गया i j k की बात। अब बाकी का अगर हम मल्टीप्लीकेशन करें तो क्या आएगा, तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा सर्कल बनाया, यहाँ लिखा i, यहाँ लिखा j और यहाँ लिखा k, और ये कैसे रोटेशन किया इसका मैंने क्लॉकवाइज, कि i को j से करो तो k आएगा,
के को आई से करो तो जे आएगा, जे को के से करो तो आई आएगा, यानी आई को जे से किया तो के, जे को के से किया तो आई। अब अगर उल्टा चलना चाहे कोई, आई को के से कर रहा है एंटी क्लॉक, आई को के से करेगा तो आएगा तो जे, लेकिन माइनस साइन के साथ, यानी यदि मैं आई को के से करूं तो क्या आ जाएगा, माइनस का जे। अगर मैं आई को के को जे से करूं, फिर उल्टी चली मैं के को जे से, तो क्या आएगा, माइनस का आई। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आई आई जे जे के ये तो जीरो हो जाएंगे, और बचे हुए आई जे आई के वो हमें इस रोटेशन के हिसाब से निकालना है, आई जे के रोटेशन के हिसाब से, ठीक है। उसके अलावा वेक्टर को मल्टीप्लाई करने का एक सिंपल तरीका और है। सपोज आपको ये वेक्टर दे रखा है a1i a2j a3k, और b वेक्टर दे रखा है b1i b2j और b3k। अब ये कहे a क्रॉस b निकालिए, तो आप क्या करेंगे, i j k लिखा, a1 a2 a3 लिखा, b1 b2 b3 लिखा, और इसका डिटरमिनेंट ले लिया। तो ये बिल्कुल सिंपल तरीका है। इस हिसाब से हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा आपको ऐसे निकालना है, पूरा गुणा करके निकालने की जरूरत नहीं है। a क्रॉस b जब भी निकालेंगे तो जो पहले a लिखा है उसे ऊपर की लाइन में, और जो बाद में b लिखा है उसे नीचे की लाइन में। जैसे अगर हम एग्जांपल लेना चाहें, a बराबर 2i प्लस j और b वेक्टर बराबर i माइनस k। अब मैं कहूं फाइंड a क्रॉस b, तो मैं क्या करूंगी, i j एंड k लिखा मैंने, i की जगह क्या आ गया 2, j की जगह 1 आ गया, k है नहीं तो 0, यहाँ पे i की जगह 1 आ गया, j है नहीं तो 0, k की जगह क्या आ गया -1। तो ये हो गया मेरे पास i, ये गया -1 -0, माइनस j आया, ये गया -2 -0 आया, प्लस k, ये गया 0 -1। तो ये आ गया मेरे पास -i प्लस के 2j और माइनस के k। तो ये मेरे पास a क्रॉस b की वैल्यू आ गई। तो जब भी हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो तो हमेशा डिटरमिनेंट वाले तरीके से निकालना है। आपको जो भी दो वेक्टर दे रखे हैं उनको आई जे के डिटरमिनेंट की फॉर्म में जमाना है और फिर सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम आते हैं इसकी थोड़ी प्रॉपर्टीज पे। जैसे बोर्ड में हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि आपको ए और बी दे दिया और बोलेगा इनका डॉट निकालिए या इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए। एक क्वेश्चन आता है आपको ए डॉट बी ए दे दिया 2i प्लस जे माइनस के और बी दे दिया i माइनस के। अब कहेगा फाइंड एंगल बिटवीन देम। तो हम क्या करेंगे, ए डॉट बी निकालेंगे। ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। अब एंगल कहां दिख रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा कॉस थीटा, यानी कि मैं अगर कॉस थीटा की वैल्यू निकालना चाहूं तो कॉस थीटा क्या हो गया, ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ए मॉडुलस बी। अब मुझे क्या चाहिए, ए डॉट बी चाहिए, आपको डॉट आता है, ए डॉट बी निकाल लेंगे। मुझे क्या चाहिए, मॉडुलस ए चाहिए, ए का मॉडुलस निकालेंगे। मुझे क्या चाहिए, मॉडुलस बी चाहिए, बी का मॉडुलस निकालेंगे और सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास कॉस थीटा का फॉर्मूला बन गया। जब आपको दो वेक्टर दे रखे हो तो हम कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, कैसे, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए 2i प्लस जे माइनस के डॉट i माइनस के अपॉन मॉडुलस ऑफ ए। मॉडुलस ऑफ ए आपको पता ही है, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर। 2i को i से इंटू करेंगे तो 2 आया, j है ही नहीं तो 0, k को माइनस k से इंटू किया तो प्लस का 1 अपॉन में 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 रूट 1, 1 का स्क्वायर 1 1, ये हो गया 3 अपॉन 4 5 6 और रूट 2, ये हो गया 3 अपॉन रूट में 12। तो हमारे पास थीटा क्या आ गया, कॉस इनवर्स 3 बाय रूट 12। तो ये हमारे पास थीटा आ गया। तो एक क्वेश्चन बोर्ड में आता है, आपको दो वेक्टर दे दिए ए और बी और कहेगा इनके बीच का एंगल निकालिए, या सीधा पूछ ले इनके बीच की कॉस जे की वैल्यू निकालिए, इनके बीच का कॉस थीटा निकालिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, कॉस थीटा का ये फॉर्मूला निकालना है। उसी जगह अगर साइन थीटा की वैल्यू पूछे तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी अपॉन मॉडुलस ए मॉडुलस बी। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा और मॉडुलस ए और मॉडुलस बी की वैल्यू निकाल के यहाँ पे फॉर्मूला वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। इसका क्वेश्चन अगर टाइम बचता है तो एक करके देखेंगे। तो समझ में आ गया आपको साइन थीटा कैसे निकालना है। साइन थीटा के लिए आपको ए और बी गिवन होगा, सबसे पहले आप ए क्रॉस बी निकालेंगे और उसका मॉडुलस ले लेंगे और फिर अपॉन में मॉडुलस ए मॉडुलस बी का डिवाइड कर देंगे, ठीक है।
अब हम करते हैं, जैसे क्वेश्चन कर ही लेते हैं, सपोज इसी क्वेश्चन करते हैं हम। ए क्रॉस बी निकाला हमने। ए क्रॉस बी का मतलब क्या हो गया, आई जे के। ए कितना है 2 1 -1 और के कितना हो गया 1 0 -1। अब हम सॉल्व करें तो आई -1 0 जे -2 +1 और प्लस के 0 -1। तो ये हो गया माइनस का आई, माइनस के 2 प्लस के 1 -1 प्लस का जे और माइनस का के। ये तो आगे मेरे पास ए क्रॉस बी। अब मैंने यहाँ क्या लिखा, ए क्रॉस बी का मॉडुलस, यानी कि इसका मुझे मापांक लेना है। तो ए क्रॉस बी का मॉडुलस क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस फिर 1 का स्क्वायर फिर -1 का स्क्वायर। तो ये बन गया मेरे पास √3। 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1 और तीनों का ऐड किया तो √3 आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, मॉडुलस है, जो कि मैं पहले निकाल चुकी हूँ। मॉडुलस है कितना आया मेरे पास √6 और मॉडुलस बी वो मेरे पास कितना आया 1 का स्क्वायर √2। तो मेरे पास साइन थीटा कितना आ जाएगा, साइन थीटा के पास √3/√12। तो ये साइन थीटा की वैल्यू निकल गई। तो क्वेश्चन में आपसे कई बार पूछता है कि आपको ए और बी दो वेक्टर देगा, उनके बीच का एंगल पूछ सकता है, उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट पूछ सकता है, उनके बीच का क्रॉस प्रोडक्ट पूछ सकता है। अब हम इसकी छोटी मोटी सी दो प्रॉपर्टीज है वो देख लेते हैं फटाफट। जैसे मैंने कहा प्रॉपर्टीज ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर होते हैं, लेकिन ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होते हैं। अगर ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए के बराबर करना है तो माइनस से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि ये किसके बराबर होता है बी क्रॉस ए के। यदि मैंने इनको ऑर्डर चेंज कर दिया, ए क्रॉस बी को क्या लिख दिया बी क्रॉस ए, तो किसका अंतर आ जाएगा माइनस साइन का। लेकिन डॉट में ऐसा नहीं है, डॉट में आप चाहे ए डॉट बी लिखो चाहे बी डॉट ए लिखो, दोनों एक ही बात है। ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उनमें कई बार होगा जहां हम बी डॉट ए को ए डॉट बी लिख देंगे, तो कोई टेंशन नहीं है, कोई साइन चेंज नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं है। लेकिन अगर हमने ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए लिख दिया तो हमें उसके आगे माइनस साइन लगाना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। एक तो ये हो गया क्रॉस का और ये हो गया डॉट का। अच्छा, अब दूसरा बिंदु, क्या ए डॉट बी डॉट सी निकलता है? नहीं, क्योंकि बी डॉट सी क्या हो गया, बी डॉट सी हो गया अदिश राशि। बी डॉट सी यानी डॉट प्रोडक्ट यानी अदिश राशि। अब एक वेक्टर का अदिश के साथ डॉट प्रोडक्ट कभी नहीं होता। क्या ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकलता है? बिल्कुल निकलता है। लेकिन क्या ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी के बराबर होता है? बिल्कुल नहीं। आप चाहे तो एबीसी तीन वेक्टर लेके अपनी इच्छा से कोई से भी, जनरली ए कुछ भी ले लिया, बी कुछ भी ले लिया, सी कुछ भी ले लिया, इसकी वैल्यू निकालिए। पहले बी क्रॉस सी निकालो, फिर उसका ए के साथ क्रॉस निकालो। यहाँ पहले ए क्रॉस बी निकालो, फिर उसका सी के साथ क्रॉस निकालो, और देखो दोनों बराबर नहीं आएंगे। तो ये निकलते तो हैं, क्योंकि ये भी वेक्टर है फिर वेक्टर के साथ क्रॉस कर रहे हैं, ये वेक्टर है फिर वेक्टर के साथ क्रॉस कर रहे हैं। निकल जाएंगे लेकिन बराबर नहीं होंगे, और यहाँ तो निकलेंगे ही नहीं, तो हम बराबर की कंडीशन रख ही नहीं रहे। दो टॉपिक हो गए आपके, दो बिंदु हो गए ये। अब तीसरा इंपॉर्टेंट बिंदु क्या है, ए डॉट बी बराबर ए डॉट सी नेवर इंप्लाइज बी इज इक्वल टू सी। क्यों? ये होता है निरसन नियम, हमने कई बार पढ़ा है कि हमने क्या किया, ए से ए काट दिया, बी बराबर सी आ गया। नहीं, बी बराबर सी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कैसे? देखिए, ए डॉट बी इसको जलाए तो माइनस ए डॉट सी बराबर 0। अब ए कॉमन लिया, बी माइनस सी बराबर 0। अब यहाँ देखो, ए डॉट बी माइनस सी बराबर 0 का क्या मतलब होता है, ये डॉट प्रोडक्ट है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, यानी कि ए परपेंडिकुलर हो सकता है बी माइनस सी के, हो सकता है। या दो वेक्टर 0 कब आते हैं, या तो दोनों 0 हो या कोई भी एक 0, तो या तो ए 0 होगा या बी माइनस सी 0 होगा। तो यहां से क्या निकला, ए परपेंडिकुलर बी माइनस सी, या ए 0 या बी बराबर सी। तो ये वाली कंडीशन तो यहां पे आ रही है, उसके अलावा दो कंडीशन और भी आ सकती है। इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि ए डॉट बी बराबर ए डॉट सी डज नॉट इंप्लाई बी इज इक्वल टू सी ऑलवेज। हो भी सकता है लेकिन ये दो कंडीशन भी बैठती है, और वही का वही केस यहाँ पे है, ए क्रॉस बी बराबर ए क्रॉस सी इंप्लाइज बी इज इक्वल टू सी। नहीं, यहां भी जरूरी नहीं है। कैसे? देखिए, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी बराबर 0, ए कॉमन बी माइनस सी बराबर 0। अब यह उल्टा है, ए वेक्टर है, बी माइनस सी वेक्टर है,
इन दोनों का क्रॉस क्या आ रहा है, जीरो। हमने पढ़ा है क्रॉस में जीरो कब आता है, जब दोनों पैरेलल हो, दोनों के बीच का एंगल क्या हो, जीरो हो, तभी तो साइन जीरो क्या बन जाएगा, जीरो। यानी कि ए पैरेलल होगा बी माइनस सी के, या क्या हो सकता है, ए होगा जीरो या क्या होगा, बी माइनस सी बराबर जीरो। तो यहाँ पे दो तीन कंडीशन बन गई, ए पैरेलल टू बी माइनस सी, या ए बराबर जीरो, या बी बराबर सी। यानी कि यहाँ पे हमने क्या देखा कि आपके पास एक, दो और तीन कंडीशन है, तो हमारे पास जो तीन वाली कंडीशन है वो तीसरी कंडीशन ये है, उसके अलावा ये दो कंडीशन भी तो हमारे पास आ सकती है। ठीक है, तो ये हमारे पास छोटी सी प्रॉपर्टीज थी किसकी, डॉट की और क्रॉस की। अब इन पे जो क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम देखेंगे। अब आ जाते हैं हम सदिश और अदिश त्रिगुणन पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं सदिश और अदिश त्रिगुणन। सदिश और अदिश त्रिगुणन का मतलब क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास ए, बी और सी तीन वेक्टर हैं। अब यदि हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं और उनका डॉट प्रोडक्ट ले लें पहले वेक्टर के साथ, किसी भी एक वेक्टर का डॉट बाकी के दो के क्रॉस के साथ लेते हैं, तो उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अदिश त्रिगुणन से। और वो बनाया जाता है ए बी सी एक बॉक्स के अंदर, और इसमें ए बी सी बीच में कोई साइन, कोई कॉमा, कोई डॉट, कुछ भी नहीं होता है। ये बॉक्स में हम ए बी सी लिखेंगे, और कैसे लिखेंगे, ए बी सी। मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पे, ये लिख दिया, तो इसे मैं क्या लिखूंगी, बी सी ए, बी सी ए, बी सी ए। अब यहां पे एक चीज और सकते हैं, तो मैंने क्या देखा, ये जो ए बी सी था ये मैं साइक्लिक ऑर्डर में चला रही हूं, ए बी सी या बी सी ए या सी ए बी, यानी कि सी डॉट ए क्रॉस बी, तो ये बन जाएगा सी ए बी। और तीनों के मान क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ए बी सी बराबर बी सी ए बराबर सी ए बी, ये तीनों के मान क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब यदि आपके पास लिखा हुआ आ जाए ए डॉट सी क्रॉस बी, अब यहां देखिए मैंने पढ़ा है ए क्रॉस सी, ए डॉट सी क्रॉस बी, मैंने बताया था आपको ए डॉट बी क्रॉस सी तो होता है ए बी सी, तो उस हिसाब से ये क्या बन गया, ए सी बी बन गया। लेकिन हमने क्या कहा, ये हमेशा किस में चलनी चाहिए, साइक्लिक ऑर्डर में, मतलब ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए, ए के बाद बी, बी के बाद सी। अब यहाँ पे ए के बाद क्या आ गया, सी आ गया, बी नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो ये हो गया, तो ए बी सी बराबर होगा ए सी बी के, लेकिन किसका फर्क आ जाएगा, माइनस साइन का। क्यों माइनस साइन का क्यों आ जाएगा फर्क, क्योंकि ए सी बी में हमने ऑर्डर चेंज कर दिया सी बी का। यहाँ देखिए सी क्रॉस बी है, हमने को क्या लिखना था, बी क्रॉस सी, मैंने क्या लिख दिया, सी क्रॉस बी। यानी कि यदि आपके पास अदिश त्रिगुणन में ए बी सी में आपने कोई भी ऑर्डर चेंज किए, इसको आपने सी बी लिखा, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा आपको, माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, अदिश त्रिगुणन। अच्छा, अदिश त्रिगुणन को हम एक तरीके से और से लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ए बी सी है, इसे लिखने का तरीका क्या होता है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये इसका सॉल्व करने का तरीका जो हम जनरली काम में लेने वाले हैं। यहाँ पे आपको A B और C तीन वेक्टर दे रखे होंगे, A B और C, मैंने बताया नहीं, A बराबर क्या हो गया, A1I A2J A3K, और B हो गया B1I B2J और B3K, और C हो गया C1I C2J और C3K। तो मेरे पास ये तीन वेक्टर हैं, अगर मुझे इनका ABC निकालना है, अदिश त्रिगुणन निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 जमा दूंगी, या A डॉट B क्रॉस C निकालूंगी, A डॉट B क्रॉस C निकालूंगी, कैसे, B क्रॉस C निकालूंगी पहले, और फिर इसका डॉट कर दूंगी किसके साथ, A के साथ। तो ये मेरे पास हो गया अदिश त्रिगुणन ABC निकालने का तरीका। एक चीज और, यदि इनमें कोई भी दो एक जैसे वेक्टर आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए A B लिख दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, ये होगा जीरो, कारण दो वेक्टर एक जैसे हैं, यानी कि इस डिटरमिनेंट की दो रो एक जैसी हो जाएंगी,
A1 A2 A3 A1 A2 A3 और हमने पढ़ा डिटरमिनेंट की 2 रो एक जैसी हो तो उसका आंसर क्या होता है 0। तो ये ध्यान रखना स्पेशल कि यदि आपके पास किसी ऐसे बॉक्स में अदिश त्रिगुणन में 2 वेक्टर एक जैसे आते हैं तो उसका मान क्या निकलता है 0 निकलता है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट ये लाइन हो गई, एक ये हो गई और एक ये तीनों हमेशा आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। अब आते हैं हम सदिश त्रिगुणन पे। सदिश त्रिगुणन में क्या होगा आपके पास वही 3 वेक्टर होंगे A B C। इसमें कोई ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं, इसमें सिर्फ आपको A B C 3 वेक्टर देके इनका सदिश त्रिगुणन पूछ लेगा। तो आप कैसे निकालते हैं A क्रॉस B क्रॉस C अगर हमें निकालना है कि माना कि 3 वेक्टर A B C हैं तो हम कैसे निकालेंगे, देखो A का क्रॉस करेंगे दूर वाले से तो A डॉट C ये वाला बाहर माइनस अब इसका पास वाले से डॉट करेंगे A डॉट D और C बाहर। बस ये इतना सा एक फॉर्मूला है और इसके अलावा इसका कोई ज्यामिति निरूपण करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपको फॉर्मूला लर्न करना है। ठीक है, अगर हमारे पास हो A क्रॉस B क्रॉस C ब्रैकेट पहले वाला रखा हो तो वही इसको दूर वाले से तो A डॉट C, देखो A डॉट C और ये वाला बाहर माइनस B डॉट C और A बाहर। तो ये हमारे पास क्या हो गया सदिश त्रिगुणन। जैसे अदिश त्रिगुणन में प्रॉपर्टीज होती है कि 2 वेक्टर बराबर हो तो आंसर 0 आएगा कि ऐसे होता है, वैसे इसमें ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं, इसमें आपको सिर्फ A क्रॉस B क्रॉस C को कैसे एक्सपेंड करना है कैसे खोलना है वो आना चाहिए, तो हमने वो बता दिया। अब हम बात करते हैं 3 क्षेत्रफल की। एक करेंगे हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल और चतुष्फलक का आयतन। ये 3 टॉपिक और है जो छोटे छोटे। अब हम बात कर रहे थे क्षेत्रफल की और आयतन की। तो हमारे पास समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और चतुष्फलक का आयतन निकालना है वेक्टर को काम में लेते हुए। जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम बात करते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। यदि समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाओं के रूप में 2 वेक्टर दे रखे हों A और B, मैंने कहा यदि समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाओं के रूप में 2 वेक्टर दे रखे हों A और B तो जो क्षेत्रफल आएगा समांतर चतुर्भुज का वो होगा A क्रॉस B का मॉडुलस। यानी यदि आपको ये आसन भुजाएं दे रखी हों A और B वेक्टर के रूप में तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा A क्रॉस B। अगर ये मान लीजिए आपको आसन भुजाएं नहीं देख के शीर्ष दे देता, सपोज ये समांतर चतुर्भुज है, ये A ये B ये C और ये D और ये इसके स्थिति सदिश हो गए, A इसका स्थिति सदिश, इसका B, इसका C और इसका D। अब इस केस में AB क्रॉस AD आसन भुजा ये हो गए दोनों, तो AB क्रॉस AD इसका क्षेत्रफल हो जाता। अब AB निकालने का तरीका मैंने आपको पहले बताया हुआ है। AB कैसे निकालेंगे हम, वेक्टर AB हो जाएगा मेरे पास B माइनस A और वेक्टर AD हो जाएगा मेरे पास D माइनस A। तो ये हो जाएगा B माइनस A क्रॉस D माइनस A। तो बिल्कुल सिंपल है। यदि हमें समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं ही दे रखी हो, जैसे कि यहाँ दे रखी है ये आसन भुजा है और ये आसन भुजा है, तो सिंपल A क्रॉस B आंसर हो गया। और यदि हमें समांतर चतुर्भुज के शीर्षों के स्थिति सदिश दिए हो, शीर्षों के ABCD के स्थिति सदिश स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c वेक्टर रूप में दे रखे हो तो हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। फिर दूसरा आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हमारे पास, एक त्रिभुज बनाया हमने A B C, इसका स्थिति सदिश A, इसका B और इसका स्थिति सदिश हो गया C। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 AB क्रॉस AC। यहां भी हमें आसन भुजाएं लेनी है AB क्रॉस AC। अब वही AB का मान क्या हो जाएगा B माइनस A क्रॉस AC का मान क्या हो जाएगा C माइनस A। ये मैंने बताया हुआ है AC यानी C माइनस A, AB यानी B माइनस A, तो हाफ ऑफ B माइनस A क्रॉस C माइनस A। तो ये क्या हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हमारे पास डायरेक्टली ये तो 2 फॉर्मूले हो गए, उनमें हमें जो भी वैल्यू दे रखी होगी ABC की वो इसमें पुट करनी है और आंसर निकालना है। अब इससे हम एक रिजल्ट जनरेट करते हैं। क्या, अगर हाफ B माइनस A क्रॉस C माइनस A लिखा है तो मैं इसे देखो थोड़ा इजी सॉल्व कर रही हूँ। क्षेत्रफल बराबर हाफ B माइनस A क्रॉस C माइनस A, तो पहले B क्रॉस C, फिर B
बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए। अब माइनस ए क्रॉस सी और प्लस ए क्रॉस ए। मैंने सिर्फ इन दोनों ब्रैकेट को ओपन किया है क्योंकि बी ए सी ए चारों वेक्टर हैं। बी क्रॉस सी होगा, बी क्रॉस ए क्रॉस सी और ए क्रॉस ए। अब यहां अगर हम ध्यान से देखें, बी क्रॉस सी को बी क्रॉस सी रहने दिया, माइनस में बी क्रॉस ए है, मैंने माइनस साइन कॉमन लेके इसे क्या कर दिया, ए क्रॉस बी। मैंने आपको बताया था यदि ए क्रॉस बी लिखा है तो वो किसके इक्वल है, माइनस में बी क्रॉस ए के। उनका मैं अगर ऑर्डर चेंज कर दूं तो बी क्रॉस ए का ऑर्डर चेंज करके क्या बन गया, ए क्रॉस बी। तो मैंने क्या लिख दिया, प्लस का ए क्रॉस बी, क्योंकि माइनस बाहर है और पहले से माइनस बाहर था। ऐसे ही ए क्रॉस सी क्या हो जाएगा, प्लस का सी क्रॉस ए। और ये ए क्रॉस ए जीरो हो गया। मैंने बताया है क्रॉस प्रोडक्ट में यदि दोनों वेक्टर एक जैसे हैं यानी कि उनके बीच का एंगल जीरो है और उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, जीरो। तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल एक तो ये फॉर्मूला बनता है और एक ये फॉर्मूला भी बनता है जो कि ज्यादातर काम में आता है कि हाफ ऑफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। ठीक है। अब इस एरिया ऑफ ट्राइंगल से एक चीज और जनरेट होती है, एक बार देख लीजिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल से एक और चीज क्या जनरेट होती है, यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो है यानी कि वो बिंदु कैसे हैं, संरेख हैं, एक रेखा में हैं। तो हम यहाँ पे इसी से एक रिजल्ट हमने ये जनरेट किया, एक रिजल्ट हम और क्या जनरेट कर रहे हैं, तीन बिंदुओं के संरेख होने की कंडीशन। मतलब यदि उनका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो, जीरो, यानी कि हाफ ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए बराबर जीरो। यानी कि यदि ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए कहीं भी जीरो है तो हम क्या कहेंगे कि तीनों बिंदु कैसे हैं, संरेख हैं। तो ये हमारे पास दो फॉर्मूले हो गए, किसके, त्रिभुज के क्षेत्रफल के और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब हम तीसरे फॉर्मूले पे आ रहे हैं जो कि है चतुष्फलक का आयतन। चतुष्फलक क्या होता है उसको देखते हैं पहले। चतुष्फलक का आयतन कुछ इस टाइप की इसकी वो होती है, चार फलक होते हैं इसमें, चतुष्फलक की बात कर रहे हैं। चतुष्फलक का आयतन, पहले से इसका फॉर्मूला लिख देती हूँ, उसके पहले एक बार देखिए। चतुष्फलक के फॉर्मूले के आयतन के दो फॉर्मूले पढ़ेंगे हम। पहला, यदि चतुष्फलक के शीर्ष ए बी सी डी हैं, ओ की जगह क्या मान लिया हमने, डी है। चतुष्फलक के शीर्ष क्या है, ए बी सी डी हैं और इनके स्थिति सदिश ए बी वेक्टर सी वेक्टर और डी वेक्टर है, ये इनके स्थिति सदिश हैं। तो चतुष्फलक का आयतन बराबर हो जाएगा 1/6 ए बी ए सी ए डी। ये आपको ब्रैकेट याद आ रहा है, अदिश त्रिक गुणन का ब्रैकेट है ये, ए बी ए सी ए डी। ए से शुरू करेंगे तो ए बी ए सी और ए डी, यही सीक्वेंस रखना है, यही ऑर्डर रखना है, इनको चेंज नहीं करना है हमें। तो चतुष्फलक का आयतन क्या हो गया, ए बी ए सी और ए डी। अब द्वितीय से बात है, इसको 1/6 इसे लिख सकती हूँ, ए बी क्या लिखूंगी मैं, बी माइनस ए सी क्या लिखूंगी, सी माइनस ए और ए डी क्या लिखूंगी, डी माइनस ए। तो ये चतुष्फलक का आयतन हो गया, जहां पर आपको ए बी सी डी गिवन होगा और आपको सिर्फ यहाँ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी और आंसर आएगा। ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास चतुष्फलक का आयतन। अब यदि बिंदु मुझे ओ ए बी सी दे रखे होते, शीर्ष जो है, यदि मुझे ओ ए बी सी दे रखा होता तो ए का वही ए सदिश, बी का बी और सी का सी और जीरो का जीरो। तो इस कंडीशन में क्षेत्रफल क्या होता, 1/6 अगेन ओ ए ओ बी ओ सी। ओ ए ओ बी ओ सी क्यों लिया, क्योंकि ये हो गया 1/6 ए माइनस जीरो बी माइनस जीरो सी माइनस जीरो, यानी कि 1/6 ए बी सी। तो कई जगह हमें क्षेत्रफल ये आयतन ये भी लिखा हुआ मिलता है और कई जगह हमें ये लिखा हुआ मिलता है और कई जगह हमें ये लिखा हुआ मिलता है। तो ये अगर लिखा हुआ मिल रहा है इसका मतलब डेफिनेटली एक पॉइंट क्या होगा, मूल बिंदु या जीरो होगा। तो हमारे पास ए बी सी के रूप में आयतन आ जाएगा। और अगर ये मिलता है तो हमें चार शीर्ष दे रखे होंगे ए बी सी डी और फिर हमें आयतन निकालना है। जैसे इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं हम।
मान लीजिए आपके पास कोई चतुष्फलक है जिसके शीर्ष ए बी सी डी हैं, चतुष्फलक के शीर्ष ए आई प्लस जे प्लस के, बी आई प्लस जे माइनस के, सी आई माइनस जे प्लस के और डी माइनस आई प्लस जे प्लस के हैं। अब इसका आयतन ज्ञात करना है हमें। सबसे पहले मुझे क्या पता है, मैंने आयतन का सूत्र लिखूंगी 1/6 ए बी ए सी ए डी 1/6। ए बी का मतलब क्या हुआ, बी में से ए घटाना है मुझे, तो आई प्लस जे, काम करते पहले यहाँ रफली घटा लेती हूँ। ए बी निकाला मैंने, ए बी हो गया आई प्लस जे माइनस के माइनस आई प्लस जे प्लस के, आई माइनस आई 0, जे माइनस जे 0, माइनस के क्या हो गया, माइनस का 2k। अब निकालते हूँ ए सी, ए सी में भी आई प्लस जे माइनस के में से क्या माइनस करना है मुझे, सी, सी है आई माइनस जे प्लस के, आई माइनस आई 0, जे प्लस का और माइनस माइनस प्लस, प्लस के 2j और माइनस का के और माइनस का के क्या हो गया, माइनस का 2k। आई में से आई, अच्छा आई में से आई गया 0, प्लस का j और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का j क्या हो गया, प्लस का 2j हो गया, माइनस का k और ये माइनस प्लस माइनस माइनस के 2k। और ऐसे निकालेंगे हम एडी, एडी निकालेंगे तो हम ए आई प्लस जे प्लस के, एक्सक्यूज मी यहाँ पे k प्लस का है तो प्लस का k माइनस प्लस का k, ये हो गया 0, ठीक है। आई प्लस जे प्लस के, यहाँ पे भी a प्लस का है, मैंने एक बार देखने में गलती कर दी, यहाँ पे k प्लस का है तो आई माइनस आई 0, जे माइनस जे 0 और k, ये यहाँ पे मैंने थोड़ा गलत ले लिया, ये एक बार देख लेना आप लोग भी। आई माइनस आई 0, जे माइनस जे 0 हो गया और ये k प्लस के 2k, k प्लस का है प्लस का 2j और माइनस डी माइनस आई प्लस जे प्लस के, तो ये आ गया 2i और j माइनस जे k माइनस के 0 हो गया। तो ये हमारे पास आ गया ए बी ए सी और ए डी। अब हम ये सारी की सारी वैल्यू का रखेंगे यहाँ पे 1/6 2k 2j और 2i। अब देखो ये एबीसी वाला ब्रैकेट है, जैसे मैंने बताया हुआ था, अगर हमारे पास एबीसी एक ब्रैकेट दे रखा हो तो उसका मान क्या होता है, a डॉट b क्रॉस c। तो ये हो गया मेरे पास 1/6 2k डॉट 2j क्रॉस 2i। अब 2j क्रॉस 2i तो 2 दूनी तो 4 हो गए और j क्रॉस i j k, j क्रॉस i क्या हो गया, हम रिवर्स में चल रहे हैं यानी कि माइनस का k और इसका डॉट लेना हमें 2k के साथ, तो ये क्या हो गया माइनस के 8/6 और क्योंकि आयतन है तो हम इसको क्या लिख देंगे प्लस के 4/3। हमारा ये आंसर हो गया। तो इस प्रकार से चतुष्फलक का अगर हमें 4 शीर्ष दे रखे हो तो उसका हम आयतन ज्ञात कर सकते हैं। यही की ये चीज हम देखेंगे, यदि हमें त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हो और हमें पूछे क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे त्रिभुज है एक, इसका क्वेश्चन भी आया हुआ है ए बी सी, ये आई प्लस जे दे रखा है, ये जे प्लस के है और ये के प्लस आई है। इनके स्थिति सदिश, माना कि कोई त्रिभुज है जिसके ए बी सी 3 शीर्ष है और उसकी स्थिति सदिश ये और ये है। अब ये अगर कहे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया हाफ ए बी क्रॉस ए सी। अब सबसे पहले मैं क्या निकालूंगी, ए बी, तो ए बी हो गया बी माइनस ए, यानी कि बी क्या है जे प्लस के माइनस आई माइनस जे, यानी जे से जे कट गया के माइनस आई। अब मैं निकालूंगी ए सी क्या हो जाएगा सी माइनस ए, तो सी के प्लस आई माइनस जे, अगेन आई से आई कट गया के माइनस जे। अब इनको फॉर्मूले में रख दूंगी हाफ ए बी के माइनस आई क्रॉस के माइनस जे। अब इनका मुझे क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो ये हाफ हो गया के क्रॉस के माइनस के क्रॉस जे माइनस आई क्रॉस के और प्लस आई क्रॉस जे। मैंने बताया था के क्रॉस के तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा,
वापस से सर्किल बनाया, आई जे एंड के क्रॉस जे उल्टा चल रहे हैं तो प्लस का आई, माइनस आई क्रॉस के वापस से उल्टा चल रहे हैं तो ये भी नेगेटिव में क्या आ जाएगा, प्लस का जे, और आई क्रॉस जे प्लस का के, यानी कि आ गया 1/2 मॉडुलस ऑफ आई प्लस जे प्लस के, और ये मॉडुलस निकालना हमें आता ही है, क्या हो जाएगा हाफ ऑफ √3। तो ये हमारे पास क्या हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल देख लिया, समांतर त्रिभुज का क्षेत्रफल देख लिया और चतुष्फलक का आयतन देख लिया। अब दो छोटे छोटे क्वेश्चन है जो मैं आपको बता देती हूँ और उसके साथ हम इस टॉपिक को खत्म करते हैं। हमारे पास अदिश त्रिगुणन का एक सवाल जैसे बनता है, मैंने बताया ए बी सी का सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो, ए डॉट बी क्रॉस सी या A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, जहां पे A क्या होता है A1I A2J A3K, B क्या होता है B1I B2J B3K, और C क्या होता है C1I C2J और C3K। तो हमारे पास सवाल आता है कई बार A प्लस बी, B प्लस सी और C प्लस A का मान क्या होगा, मान ज्ञात कीजिए। तो ये बिल्कुल सरल सवाल है, A प्लस बी, B प्लस सी प्लस A का मान क्या होगा, ऐसे इंटू में आता है तो वो इंटू वाला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। जैसे A प्लस बी का देखें तो A प्लस बी डॉट B प्लस सी क्रॉस C प्लस A, इसे हल करेंगे हमने क्या किया, A प्लस बी डॉट इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। अब फटाफट से हम इनको हल करते हैं, A प्लस बी डॉट क्रॉस करेंगे B क्रॉस सी, B क्रॉस A, C क्रॉस C और C क्रॉस A, तो ये हो गया A प्लस बी डॉट B क्रॉस C प्लस B क्रॉस A प्लस C क्रॉस A। अब अगर देखूं मैं A डॉट B क्रॉस C प्लस A डॉट B क्रॉस A प्लस A डॉट C क्रॉस A, अब B की बारी, B डॉट B क्रॉस C, B डॉट B क्रॉस A प्लस B डॉट C क्रॉस A। मैंने सिंपल गणित होती हुई लगाई है, A डॉट ये, A डॉट ये, A डॉट ये, अब B डॉट B क्रॉस C, B डॉट B क्रॉस A, B डॉट B C क्रॉस A। अब यहाँ पे हमने जो बताया था कि यदि A B C में कोई भी दो वैल्यू आपस में बराबर हैं तो उसका मान क्या होता है, 0। तो देखो ये क्या बन रहा है, ABC, ये ABA, ये ACA प्लस BBC प्लस BBA प्लस BCA। अब यहाँ पे ये 0 हो गया, 2 A आ रहे हैं, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, क्या बचा ABC और BCA, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 टाइम ऑफ BCA। तो इसका मान कितना आया हमारे पास, 2 टाइम ऑफ BCA। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे से, A प्लस बी, B प्लस C, इसका मान क्या आएगा। तो हमने अदिश त्रिगुणन को सॉल्व किया और बिल्कुल सिंपल तरीके से जो उसकी प्रॉपर्टी खाली हमने वो लगाई और उसे सॉल्व किया है, तो इस तरह से इसका मान निकल जाता है हमारे पास ये। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनता है जो बता देती हूँ मैं। जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया जाए कि एक वेक्टर A है और एक वेक्टर B है, के लंबवत, के तल के लंबवत इकाई सदिश ज्ञात करो, या इतना ही पूछे कि इनके तल के लंबवत सदिश ज्ञात करो। तो मैंने बताया था हमारे पास दो वेक्टर दे रखे हैं और उनके तल के लंबवत क्या कौन सा सदिश होता है, जब हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े थे कि हमारे पास A वेक्टर था, B वेक्टर था और उनके तल के लंबवत A क्रॉस B आ रहा था। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कुल मिला के A क्रॉस B निकालना है और इसे यूनिट वेक्टर निकालना है। सबसे पहले निकालेंगे A क्रॉस B, तो A क्रॉस B हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लिखने में डायरेक्टली A क्रॉस B अपॉन मॉडुलस A मॉडुलस B इज इक्वल्स टू n कैप। ये हमारे पास क्या होता है, तल के लंबवत इकाई सदिश A क्रॉस B का मॉडुलस अपॉन मॉडुलस ऑफ A मॉडुलस ऑफ B। तो A क्रॉस B अपॉन में मॉडुलस ऑफ A मॉडुलस ऑफ B, तो A क्रॉस B निकालेंगे हम, A क्रॉस B बराबर I J K 1 1 -1
2 0 1 और फिर सॉल्व कर लेंगे। I 1 J 1 + 2 और K 0 - K 2 0 2 कम 2 I - K 3J - K 2K। तो ये आ गया मेरे पास A क्रॉस B। ये A क्रॉस B मेरे पास आ गया। अब इकाई सदिश हमें बोल रहा है तो A क्रॉस B क्या है हमारे पास? रिजल्टेंट है। एक सेकेंड, n के बराबर A क्रॉस B अपॉन मॉडुलस ऑफ A क्रॉस B। क्योंकि हमने क्या कहा, A क्रॉस B जो है n कैप जो है वो क्या है, A क्रॉस B में जो भी हमारे पास A और B है उसके तल के लंबवत इकाई सदिश है। तो हमारे पास A क्रॉस B आ गया। अब इसका A क्रॉस B का मॉडुलस ले लेंगे हम। और स्क्वायर रूट में 14। तो हमारा आंसर क्या हो गया? I - 3J - 2K अपॉन में रूट में 14। तो जब भी हमें किसी दो सदिश के तल के लंबवत इकाई सदिश पूछे तो हमें क्या करना है, उसके इकाई उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है और उसके क्रॉस प्रोडक्ट में उसके डिटरमिनेंट का भाग देना है। तो ये हमारे पास हो गया एक प्रश्न और, कि अगर हमसे पूछे कि इसके तल के लंबवत इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, बस ये लास्ट क्वेश्चन है। जैसे हमसे कई बार पूछता है कि सिद्ध कीजिए कि 1/2 A कैप बराबर sin θ/2। ये इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। ये एक और देख लेते हैं, हाफ ऑफ A कैप - B कैप = sin θ/2। तो हम क्या करेंगे, देखो A कैप - B कैप डिटरमिनेंट आ गया, मॉडुलस आ गया। तो हम जब भी, मैंने बताया कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी प्रॉपर्टी थी हमारे पास, कि यदि हम A डॉट A करेंगे तो क्या आएगा, मॉडुलस A का स्क्वायर आएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ मॉडुलस A दे रखा है तो A कैप - B कैप का मॉडुलस का स्क्वायर किया तो वो हो जाएगा A - B डॉट A - B। यानी कि यदि कहीं मॉडुलस का स्क्वायर है तो उसे हम A डॉट A लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे वो काम कर लिया। अब यहाँ बात करें अगर हम, तो ये हो गया A कैप डॉट A कैप माइनस A कैप डॉट B कैप माइनस B कैप डॉट A कैप और माइनस B डॉट B कैप। ये क्या हो गया, A कैप का मॉडुलस का स्क्वायर। ये क्या हो गया, A डॉट B, इसे भी A डॉट B लिख सकती हूँ क्योंकि A डॉट B B डॉट A बराबर होता है। और ये क्या हो गया, B कैप का स्क्वायर। अब क्योंकि A कैप B कैप लगा रखा है, इसका मतलब ये क्या है, इकाई सदिश है, यानी कि मॉडुलस ऑफ A कैप इज 1 एंड मॉडुलस ऑफ B कैप इज आल्सो 1। तो ये 1 हो गया, -2 A कैप डॉट B कैप हो गया और ये भी क्या हो गया, 1 1 और 1 क्या हो गए, 2 हो गए। तो 2 - 2 A कैप डॉट B कैप दैट इज 2 कॉमन 1 माइनस A B cos थीटा। A कैप B कैप के बीच में डॉट है यानी कि मॉडुलस है, मॉडुलस भी और cos थीटा। इसका मान वापस से क्या हो जाएगा, 1। तो ये हो गया 2 माइनस 1 1, तो ये क्या हो गया, cos थीटा। 1 माइनस cos थीटा क्या होता है हमारे पास, 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, यानी कि बन गया 4 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 इज इक्वल टू A कैप माइनस B कैप का होल स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर रूट किया तो ये हो गया A कैप माइनस B कैप इज इक्वल टू 2 sin थीटा बाय 2। ये 2 इधर हाफ में आ गया तो हमारी क्वेश्चन प्रूव हो गई। A कैप माइनस B कैप बराबर sin थीटा बाय 2। तो ये हमने यहाँ पे डॉट प्रॉपर्टी का यूज में लिया है, यहाँ पे हमने इकाई वेक्टर को काम में लिया है और एक क्वेश्चन सॉल्व किया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू।